अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में दबंगई, आतंक और अपराध की लंबी फहरिस्त में लिपटी एक बादशाहत का नाम था। मुकदमे से घिरे डॉन अतीक अहमद की बीवी, भाई और बेटों के जुर्म के किस्से दशकों से लोगों की जुबान पर थे। आने वाले दिनों में उसके कुनबे के अपराधी कारनामे और सियासत की साख से लेकर के सलाखों तक पहुंचने की कहानियां सुनी और सुनाई जाएंगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अतीक जैसे गैंगस्टर आखिर बनते कैसे हैं? उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर भेजे गए माफिया डॉन से नेता बने अतीक और अशरफ ने 15 अप्रैल 2023 की शाम बताया था कि उन्हें बहुत घबराहट हो रही है। उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। दरअसल 2 दिन पहले ही अतीक के 19 साल के बेटे असद अहमद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी, जिससे वो लोग विचलित हो गए थे। उसी दिन अतीक की कोर्ट में पेशी हुई थी। वो बेटे की मौत से इतना आहत हो गया था कि अपना सर पकड़ लिया था। बेटे की मौत से बेहाल अतीक को बार बार उसका भाई अशरफ दिलासा दे रहा था। हवालात में उन्हें जूट के बोर का बिस्तर मिला था। ऊपर से भिनभिनाते काटते मच्छरों के बीच पुलिस की सख्तियां बनी हुई थी। उन दोनों से पूछताछ भी जारी थी। थाने की हाजत में अतीक और अशरफ काफी डर गए थे। वो दोनों काफी असहज महसूस कर रहे थे। दोनों की हालत बिगड़ती देख के धूमनगंज पुलिस स्टेशन के ऑफिसर राजेश कुमार मौर्य ने उनकी मेडिकल जांच करवाने का फैसला। उन्होंने थाने के 7 एसआई और 10 कांस्टेबल के साथ दोनों को बोलेरो गाड़ी में रात के करीब 10:15 बजे प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ड्राइवर महावीर सिंह गाड़ी चला रहे थे। इस काफिले के साथ एक सरकारी जीप भी थी। दोनों को लेके पुलिस पार्टी 10:30 के आसपास कॉल्विन रोड के मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल पहुंची। गाड़ी कड़ी करके तमाम पुलिस वाले अतीक और अशरफ को लेके हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। महावीर सिंह और सतेंद्र कुमार गाड़ियों की सुरक्षा में वहीं रुक गए। गेट से 10 कदम आगे बढ़ते ही मीडिया वालों का झुंड इन दोनों के बयान लेने के लिए कैमरे और माइक लेके इनके साथ पहुंच गया। मीडिया वाले सुरक्षा घेरे को तोड़ के अतीक और अशरफ के एकदम नजदीक पहुंच गए। मीडिया वालों को देख के दोनों भाई बोलने के लिए रुक गए। पुलिस पार्टी बार बार पीछे से उनको बढ़ने के लिए कह रही थी। मीडिया वाले सवाल कर रहे थे और अतीक और अशरफ जवाब देने में लगे थे। अतीक को पूछा कि अपने बेटे को दफनाने के टाइम वह तुमको नहीं ले गए तो इस पे क्या कहना है? अतीक ने कहा, नहीं ले गए तो हम नहीं गए। ठीक उसी वक्त अशरफ बोल पड़ा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इतना कहते ही मीडिया वालों की भीड़ से 2 लोग ने माइक और आईडी फेंक के जिगना पिस्तौल निकाली और अतीक की कनपट्टी पर सटाकर उसको भून डाला। इतने में तीसरे आदमी ने भी हथियार निकला और इन दोनों पर फायरिंग करने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक मीडिया वाले बन के आए लड़कों ने बहुत सारी गोलियां चला डाली थी। लगातार फायरिंग के दौरान कांस्टेबल मान सिंह जख्मी हो गए। उनके दाहिने हाथ में गोली लगी थी। गोलीबारी के दौरान हथियार थामे पुलिस वालों ने हमलावरों पर गोली नहीं चलाई, ना ही अतीक और अशरफ को बचाने की कोशिश की। ये सब के दौरान मीडिया वालों के कैमरा चालू थे और पुलिस वालों ने सरेंडर किए हुए हमलावरों को तुरंत पकड़ लिया। इसमें हमलावरों का एक साथी अपने ही आदमी की गोली से घायल हो गया था। तब तक स्पॉट पे अफरातफरी मच गई थी। मीडिया वाले तितर बितर हो गए। अतीक और अशरफ गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। पकड़े गए तीनों लड़कों के हाथों से हथियार छिटक कर गिर गए थे और मीडिया वालों के कमरों में आ गए थे। भगड़ में कुछ मीडिया वाले भी घायल हुए। स्पॉट को तुरंत सिक्योर कर फॉरेंसिक जांच कराई गई और कांस्टेबल मानसिंह को इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। इस लाइव हत्याकांड से पूरे देश में सनसनी फैल गई और प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। मौके से पकड़े गए लड़कों की पहचान भी तुरंत हो गई। एक का नाम लवलेश तिवारी, जिसकी उम्र 22 साल और बांदा का रहने वाला था। दूसरा 23 साल का मोहित उर्फ सनी, हमीरपुर जिले का रहने वाला। तीसरे का नाम अरुण कुमार मौर्य, कासगंज का रहने वाला, सिर्फ 18 साल का था। इन आरोपियों की जानकारियों से लोगों को बेहद हैरानी हुई। लवलेश की मां को इसके किए पर पछतावा भी है और बाप ने तो उल्टी सीधी हरकतों के कारण उससे बातचीत ही बंद कर रखी थी। वो उसको शुरू से ही नाकारा समझते थे। फिर भी इस हत्याकांड में बेटे का नाम आने से जितनी हैरानी पिता को है, उतनी ही परेशान मां भी है। बताते हैं कि लवलेश 2 साल पहले एक लड़की को थप्पड़ मारने के लिए जेल भी जा चुका है, लेकिन हाल के दिनों में उसका उठना बैठना किसके साथ था ये घर वालों को मालूम नहीं था। दूसरे आरोपी सनी सिंह पे कुरारा थाने में 15 केस हैं। वो पुलिस की नज़र में छटा हुआ बदमाश और हिस्ट्री शीटर है। उसके माँ बाप की मौत हो गई है और वो 10 साल से अपने घर नहीं गया था। उसके बारे में पता करने पर मालूम चला कि वो खूंखार सुंदर भाटी गैंग से ताल्लुक रखता है। लवलेश की तरह घर वालों ने इसको भी घर से अलग ही रखा है।
तीसरे आरोपी की हरकतें इन दोनों जैसी ही थी। जानने वाले और घर वाले उसको कालिया कह के बुलाते थे। इसके माता पिता भी मर चुके हैं और 6 साल से घर नहीं गया। उस पर आरोप है कि कुछ समय पहले उसने जीआरपी थाने में तैनात पुलिस वालों को जान से मार दिया था और तब से फरार चल रहा था। जिसने भी अतीक और अशरफ की मौत का ये खतरनाक मंजर देखा वो सिहर उठा और ये कैमरा में भी कैद हो गया। हमले में अतीक को 8 और अशरफ को 5 गोलियां लगी। अतीक की मौत तड़प तड़प के हुई। 3-4 दशक पहले किसी ने सोचा नहीं था कि सियासत और धंधे में सफलता की सीढ़ियां फांदने वाले अतीक की दबंगई का जलवा ऐसे मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगा। 80 के दशक से 2006 तक प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में अतीक का जबरदस्त आतंक था। उसके काफिले में सैकड़ों कारें और हथियारबंद लोग रहते थे। उसकी दबंगई से सब कांपते थे। उसकी राजनीति में दखल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हुई थी। वो 5 बार एमएलए और 1 बार सांसद बना था, लेकिन फिर टाइम और सियासत बदलने के कारण अतीक का कद कम होता गया। बादशाहत की नींव हिल चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसके सारे सितारे गर्दिश में आ गए। हत्या के समय उस पे उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोप था। वो रिमांड पर था। 14 अप्रैल को पेशी के बाद धूमनगंज पूछताछ के लिए लाया गया था। इन दोनों की हत्या के बाद धूमनगंज थाने में राजेश मौर्य के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें उमेश पाल हत्या के आरोपियों को लाने से लेकर उनकी हत्या तक का विवरण दिया गया। अतीक को यूपी की जेलों में मौत का खौफ काफी पहले से सताने लगा था। उसको डर था कि जेल में उसकी हत्या करवाई जा सकती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से वो कुछ ज्यादा ही असुरक्षित महसूस करने लगा था। उसने 2019 में हाई कोर्ट में याचिका डाली कि उसको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। इस आधार पर अदालत ने उसको गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट किया था। इलाहाबाद में तांगा चलाने वाले के लड़कों अतीक अहमद और अशरफ अहमद के सियासत के सरताज बनने और सलाखों के पीछे पहुंचने की कहानी काफी रोमांच से भरी हुई है। यूपी में राम मंदिर की लहर थी। इसके बावजूद अतीक 1989 में निर्दलीय लड़के विधानसभा में पहुंचा। उस चुनाव में मंदिर मस्जिद मुद्दे के साथ वो भाजपा पे भारी पड़ा था। उसने भाजपा के उम्मीदवार रामचंद्र जायसवाल को 15,000 वोटों के भारी मार्जिन से हराया था। 1991 के अगले चुनाव में भी वो निर्दलीय जीत कर आया। उसके 2 साल बाद 1993 के चुनाव में भी वो 9,000 वोटों से जीता। उसकी लगातार जीत के लिए पार्टियां उस पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाती रही, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई। विधानसभा चुनावों में 3 बार भारी जीतने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अतीक को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया। अतीक पूरे लश्कर और बड़े काफिले के साथ गया। मुलायम ने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। पहली बार उसके नाम के साथ किसी राजनीतिक पार्टी का नाम जुड़ गया। चौथी बार उसको 35,000 के भारी वोटों से जीत मिली और इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से विधायक बन गया। इसके कुछ समय बाद ही सपा से मतभेद हो गया और वो अपना दल में शामिल हो गया। 2002 में वो सपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और 5वीं बार विधायक बन गया, जबकि अपना दल के अध्यक्ष सोनेलाल पटेल खुद चुनाव हार गए। इस जीत के बाद सपा को एहसास हुआ कि अतीक को चुनाव जीतने के लिए पार्टी मायने नहीं रखती। ये देखते हुए मुलायम ने उसको दोबारा पार्टी में शामिल किया और उस पे भरोसा जताकर फूलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। वो अब इसको जीतकर सांसद बन चुका था। उसका कद और रौब काफी बढ़ गया। साथ ही उसकी विधानसभा सीट खाली हो गई। 6 महीने बाद उपचुनाव हुआ और उसने अपने छोटे भाई अशरफ को विधानसभा प्रत्याशी बनाकर सपा से चुनाव लड़ाया। उसी समय कभी अतीक के साथ रहने वाला राजूपाल बसपा में शामिल हो गया और मायावती ने उसे प्रत्याशी बना दिया। अशरफ और राजूपाल में कड़ी टक्कर के बाद राजू 4,000 वोट से जीत गया, लेकिन ये बात अतीक को चुभ गई। अतीक धीरे धीरे बड़ा नेता तो बन गया था, लेकिन उसकी माफिया वाली छवि भी बनी रही। उसकी आपराधिक गतिविधियों में और तेजी आ गई। उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। उसकी गिनती डॉन और दागदार नेता के रूप में होने लगी थी। वैसे तो वो 80 के दशक से ही अपराध की दुनिया में आ गया था। तब वो इलाहाबाद के नैनी के बेहद बड़े रेलयार्ड में कड़ी ट्रेनों से कोयला चुराकर बेचता था। बाद में वो रेलवे स्क्रैप के सरकारी टेंडर को हासिल करने के लिए धमकी देने वाला ठेकेदार बन गया। उस पर पहला मामला 1979 में हत्या का लगा था। उसके बाद ही उसने अपना क्राइम नेटवर्क बनाने की शुरुआत कर दी थी। अपने शुरुआती दिनों में उसने इलाहाबाद के माफिया चांदबाबा के साथ मिलकर काम किया। साल 1990 में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शौकत इलाही के एनकाउंटर के बाद अतीक और ताकतवर बन गया। उसके बाद पुलिस की मिलीभगत से जबरन वसूली, अपहरण, हत्या, प्रॉपर्टी पर कब्जा, टैक्स की चोरी, अधिकारियों पर दबाव डालकर अपना काम करवाने जैसे कामों में लिप्त हो गया। बात 2005 25 जनवरी की है।
पश्चिमी इलाहाबाद के बसपा विधायक राजू पाल 2 गाड़ियों क्वालिस और स्कॉर्पियो के काफिले में एसआरएन हॉस्पिटल से वापस घर लौट रहे थे। क्वालिस वो खुद ड्राइव कर रहे थे। रस्ते में उनको दोस्त सादिक की पत्नी रुखसाना मिली। राजू ने उन्हें आगे वाली सीट पर बिठाया। पीछे वाली सीट पर संदीप यादव और देवीलाल बैठे थे। स्कॉर्पियो पीछे चल रही थी, उसमें 4 लोग बैठे थे। काफिला जैसे ही सुलेमसराय के जीटी रोड पर आया तभी बगल से एक मारुति वान ने पाल की गाड़ी को ओवरटेक मारकर एक कदम आगे खड़ी हो गई। अचानक हुई इस घटना से राजूपाल की गाड़ी सड़क किनारे एक दुकान से जा भिड़ी। वैन से 5 लोग धड़ाधड़ उतरे और राजूपाल की गाड़ी को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने दोनों गाड़ियों से किसी को उतरने का मौका ही नहीं दिया। इस भयंकर फायरिंग में राजूपाल की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जांच में अतीक अहमद का नाम सामने आया। अतीक अहमद जेल से भी अंडरवर्ल्ड में अपनी सत्ता चलाने में सक्षम था। अतीक पर संगीन से संगीन 120 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वो विधायक और सांसद रहते हुए खुद 100 से 150 हथियारबंद लोगों के काफिले के साथ कहीं भी कब्जा करने पहुंच जाता था। अतीक की नज़र किसी रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप, जमीन या किसी भी प्रॉपर्टी पर पड़ जाती थी तो या तो वह उसकी हो जाती थी या तो उसके मालिक को धमकाकर जबरन उसमें पार्टनरशिप ले ली जाती थी। ये कर करके उसने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। बेनामी संपत्ति का कोई हिसाब ही नहीं है। उसकी नामी बेनामी मिलाकर भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में हजारों करोड़ की संपत्ति है।